हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीटी 365 जो कि हमारी विजन आईएएस की है। तो ये अपडेटेड मटेरियल है जो कि हम लोग यहाँ पे फेब से लेकर अप्रैल के बीच में जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू वो सारी टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंट के साथ। इन्वायरमेंट में सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी यहाँ पे टॉपिक न्यूज़ में रही है 3 महीने के अंदर वो सारे टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक जो कि है क्लाइमेट रेजिलिएंट ग्रेन्स। तो यहाँ पे क्या बातें की जा रही है क्लाइमेट रेजिलिएंट ग्रेन्स के बारे में। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा यहाँ पे अप्रूव किया गया है, एक इंडिया के द्वारा रिजोल्यूशन स्पॉन्सर की गई है कि यहाँ पे 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट यहाँ पे डिक्लेयर किया जाएगा। इट मीन्स कि पूरी तरीके से आप देखो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को 2023 में डिक्लेयर करना है। तो ये इंडिया के द्वारा यहाँ पे स्पॉन्सर किया गया है और इस चीज़ों को, इस रेजोल्यूशन को यहाँ पे अप्रूव कर दिया गया है नेशनल जनरल असेंबली के द्वारा। ओके, ये आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मिलेट्स के बारे में। इससे आपसे जो है डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे मिलेट्स की बात करें तो ये स्मॉल सीडेड जो ग्रासेस होते हैं उसी का एक ग्रुप है जो कि वाइडली आप देखो कि सीरियल क्रॉप जैसा इसको ग्रो किया जाता है, उगाया जाता है, या फिर आपका ग्रेन्स जैसा। और इसको ह्यूमन फूड भी कहते हैं, यानी कि मिलेट्स आप लोग भी खाते होंगे, कंज्यूम करते हैं, या फिर ये फॉडर जैसा भी यूज़ होता है, चारा जैसा। अगर हम लोग इसको देखें तो मेजर मिलेट्स और माइनर मिलेट्स इस दो तरीके से इस ग्रेन साइज़ के अकॉर्डिंग, यानी कि जितनी भी इसकी ग्रेन की साइज़ होती है उसके अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है। तो मेजर मिलेट्स और माइनर मिलेट्स और सीडो मिलेट्स, ये 3 तरीके की मिलेट्स होती है जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो एक एक करके आपको तीनों में याद रखना है कि किस किस टाइप के जो है मिलेट्स के अंदर कौन कौन सी यहाँ पे मिलेट्स आती है। जैसे शोरगम है जिसे हम लोग ज्वार कहते हैं, बाजरा कहते हैं, रागी कहते हैं। तो ये तीनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी फेमस भी, और काफ़ी इसी को ज़्यादा आप देखोगे कि मेजर मिलेट्स में आते हैं क्योंकि इसकी साइज़, जो ग्रेन्स की साइज़ है वो बड़ी होती है। तो यहाँ पे आपका शोरगम, पर्ल मिलेट और फिंगर मिलेट है जिसको हम लोग ज्वार, बाजरा और रागी भी कहते हैं। माइनर मिलेट्स में देखिए जिसकी यहाँ पे साइज़ छोटी है तो ये है फॉक्सटेल, लिटिल, कोडो, प्रोसो और बार्नयार्ड मिलेट। ओके, सूडो मिलेट्स की बात करें तो यहाँ पे राजगीर है जिसको कि अमरनाथ कहते हैं, एंड देन यहाँ पे कुट्टू है जो कि बकविट है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ये दोनों जो है ना बोटानिकल फैमिली का पार्ट नहीं है, जिसको यहाँ पे ट्रू ग्रेन्स जो है वो इससे बिलोंग करते हैं। ये न्यूट्रिशनली सिमिलर है। इट मीन्स कि जो आप लोग मिलेट्स खाते हो ना तो उसमें जो भी आपको न्यूट्रिशंस प्रोवाइड की जाती है तो वैसे ही आपको यहाँ पे सूडो मिलेट्स में भी वही सारी चीज़ें देखने को मिलेंगे, बट ये सेम फैमिली के नहीं होते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ओके, अब इंडिया में देखते हैं कि मिलेट्स का क्या हालचाल है। तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट्स का पूरे वर्ल्ड में, और ग्लोबल मार्केट अगर हम आप लोग देखोगे तो यहाँ पे 41% तक है। तो इट मीन्स कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो है हम लोग हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं मिलेट्स को। 2017-18 की रिपोर्ट बताई जा रही है कि मैक्सिमम एरिया कौन कौन सी है जहाँ पे मिलेट्स को उगाया जाता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि राजस्थान है, और इसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक है। तो ये तीन आपको बेसिकली याद रखनी है, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ये फर्स्ट 3 स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है आपकी मिलेट्स को उगाया जाता है। मेजर अगर मिलेट्स की बात करें तो ये खरीफ सीजन में होता है। अब सीजन भी अगेन आपका इंपॉर्टेंट है, तो एक एक पॉइंट याद रखिए। सबसे पहले कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हम लोग, और हमारे देश में सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, तो राजस्थान, और सेकंड नंबर पे भी याद रखिए महाराष्ट्र, एंड थर्ड नंबर पे कर्नाटक। ओके, तो ये 3 ऐसे याद रखना आपको। साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पे सीज़न की बात करें तो खरीफ में होता है जो कि जुलाई टू अक्टूबर वाले महीने में इसको उगाया जाता है। पर्ल मिलेट, बाजरा, फिंगर मिलेट, रागी और ज्वार जो है वो खरीफ क्रॉप है। तो इस तरीके से भी आप लोग याद रख सकते हो। मिलेट्स जो है मोस्टली ये एरिड और सेमी एरिड रीजन में ही होता है। एरिड मतलब कि राजस्थान में आपको कैसा टेम्परेचर, क्लाइमेट देखने को मिलता है, तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होते हैं, रेनफॉल बहुत कम होता है, और मेनली आप लोग जो लैंड देखोगे वहाँ की तो डिजर्टिफिकेशन टाइप की होती है, यानी कि मरुस्थली लैंड वहाँ ज़्यादा देखने को मिलेगा। हाई फर्टाइल सॉइल आपको यहाँ पे राजस्थान वाले रीजन में नहीं देखने को मिलती है। तो इसलिए यहाँ पे आप देखो कि एरिड रीजन है, और सेमी एरिड रीजन आपको महाराष्ट्र और कर्नाटक वाले रीजन में देखने को मिलेगा जहाँ पे ये मिलेट्स को उगाया जाता है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर्स है जो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो। अब देखते हैं कि मिलेट्स की प्रोडक्शंस जो है हम लोग अपने देश में इतना ज़्यादा करते हैं तो ऑब्वियस है कि इसका बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा होता होगा। तो क्या बेनिफिट्स है देख लेते हैं। 3 एंगल में इसको डिवाइड किया गया। सबसे पहले अगर हम लोग हेल्थ बेनिफिट देखें जो कि एक सोशल बेनिफिट भी आप कह सकते हो, एक लॉजिकल बेनिफिट है इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड फाइनली इकोनॉमिक बेनिफिट है। अगर हम लोग इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारे इकोनॉमी को किस तरीके से फ़ायदा हो रहा है।
अगर हेल्थ बेनिफिट की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प होता है। आप देखो कि हमारे देश में काफ़ी बच्चे, काफ़ी विमेन, काफ़ी लोग जो है मल न्यूट्रिशंस की प्रॉब्लम से ग्रसित है। इट मीन्स कि यहाँ पे कुपोषण की प्रॉब्लम जो है उससे ग्रसित है। तो ये एक मिलेट्स है जिसे खाने के बाद क्या होता है कि इसमें आपको सारे न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं, सारे वाइटामिन, मिनरल्स, विटामिन, आपके जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती है इसमें। तो ये मल न्यूट्रिशंस को टैकल करने के लिए सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। इसमें आप देखो कि न्यूट्रिएंट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। ग्लूटेन फ्री है, इट मीन्स कि ये एडवांटेजियस है उस लोगों के लिए जो कि यहाँ पे डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं। तो डायबिटिक पीपल भी इसे कंज्यूम कर सकते हैं, और हमारे देश में डायबिटिक पीपल्स की कमी नहीं है, तो इसलिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग इकोलॉजिकल बेनिफिट देखें, इकोनॉमिक पॉइंट इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मिलेट क्रॉप जो है ये हमारे कार्बन को सिक्वेस्ट्रेट करता है। इट मीन्स कि एटमॉस्फेयर में आपको कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो जब हम लोग इस क्रॉप को, मिलेट क्रॉप को उगाते हैं, तो ये क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जितनी एटमॉस्फेयर में उसको सब खींच खींच के अपने पास जो है वो समाहित करते हैं। और वहीं अगर पैडी फील्ड की बात करें तो इससे मीथेन, सबसे ज़्यादा मीथेन विच इज़ वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज, ये इमिट होती है पैडी फील्ड से। तो इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देख सकते हो कि मिलेट जो है काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है। ये हमारे जो कार्बन इमिशन है उसको कम करने में भी हेल्प करते हैं। साथ ही लेस वाटर इंटेंसिव है। इट मीन्स कि इसके एरिया आप देख के समझ गए होंगे कि एरिड और सेमी एरिड रीजन में इसको उगाया जाता है। इट मीन्स कि पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो लेस वाटर इंटेंसिव है। एक राइस प्लांट जो है वो 2.5 टाइम्स ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है, जो कि एक सिंगल मिलेट प्लांट जो है वो अकेले में ही आपका उगाया जाता है। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा अच्छा है इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं अगर इकोनॉमिक सिक्योरिटी अगर देखें तो मिलेट को यहाँ पे फेमाइन रिजर्व्स भी कहा जाता है। जब सूखा होता है तो उस समय अगर हम लोग कोई भी क्रॉप नहीं उगा पाते तो उस समय सबसे बेटर यहाँ पे आप देखो कि मिलेट होता है। अगर पानी की कमी है, स्कार्सिटीज ऑफ वाटर है, या फिर फेमाइन है, कहीं अकाल आ गया, सूखा आ गया, तो उस समय इस क्रॉप से जो है, क्योंकि इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, और इसको खाने से अगर लोग एक बार भी खाते हैं तो आप समझो कि आधा दिन निकल जाता है। इट मीन्स कि ये इतना ज़्यादा हेल्दी है। साथ ही लो इन्वेस्टमेंट भी है इसमें, ज़्यादा इसको प्रोडक्शंस के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। इट मीन्स कि यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। स्मॉल जो मिलेट है ना, वो आप देखो कि यहाँ पे ड्राई लैंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक में भी आपका यहाँ पे उगाया जाता है। हाई डिमांड है एक्सपोर्ट के लिए भी। अगर हम लोग फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा देखें, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूनाइटेड नेशंस का ही एक बॉडी है, इनके द्वारा बताया गया है कि जो ग्लोबल मिलेट प्रोडक्शंस है वो एस्टिमेट किया गया है कि 28.4 मिलियन मेट्रिक टन हुआ था 2019 में। तो ये भी आप लोग देख सकते हो कि इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं हम लोग, जिससे कि हमारी यहाँ पे एक्सपोर्ट कैपेसिटी भी बढ़ती है। इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक और पॉइंट है कि ये हार्डी है, ड्रॉट टॉलरेंट है। इट मीन्स कि कहीं सूखा है तो उसको भी टॉलरेट करता है ये क्रॉप, और हीट रेसिस्टेंस है, क्योंकि राजस्थान वाले एरिया में है तो उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होती है, तो ये हीट को भी जो है कैप्चर करता है। साथ ही अगर आप लोग देखो कि ये पेस्ट और डिजीज़ से भी ख़राब नहीं होते, बहुत ज़्यादा जो कीटनाशक लग जाते तो उससे भी बहुत सारे क्रॉप्स हमारे बर्बाद हो जाते। तो एक्चुअली मिलेट वैसा नहीं है, मिलेट को इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। और साथ ही हम लोग इसको जो है, जहाँ पे आप देखो कि 350 मिलीमीटर से भी कम की बारिश होती है तो वहाँ पे भी हम लोग उगा सकते हैं। और इसकी कल्टीवेशन साइकिल कंप्लीट कितने डेज़ में होती है, तो 70 to 100 डेज़ में। हार्डली आप देखो कि 3 महीने लगते हैं और ये आपका क्रॉप जो है बिल्कुल तैयार हो जाता है। और इसको हम लोग लो फर्टाइल सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं, और साथ ही रिक्लेम सॉइल्स में भी इसको ग्रो कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ इन्वायरमेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू से बेनिफिट है। हेल्थ में अगर हम लोग देखें तो ये एंटी कार्डोजेनिक और एंटी हाइपरटेंसिव फूड है, जो कि आप लोग देखो कि ओबेसिटी को भी ये घटाता है। इट मीन्स कि मिलेट कंजप्शन से कभी आप देखोगे नहीं कि फ़ैट होगा, इससे वेट लॉस ही होता है। साथ ही हार्ट डिजीज़ भी इम्प्रूव करता है। इन्फ्लेमेशंस और जो डाइजेशन है वो भी यहाँ पे इम्प्रूव होता है। तो हर एक तरीके से आप देख सकते हो कि ये सर्वगुण संपन्न ये क्रॉप है मिलेट को, इसलिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट कहा जा रहा है। कौन सी ईयर को, तो 2023। तो ईयर भी आप लोग याद रखिएगा, मे भी कंफ्यूज करने के लिए आपको और भी सारे ईयर दे दिया जाए स्टेटमेंट में। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर रखने हैं। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या मेजर्स लिए गए जिससे कि जो हमारे देश में मिलेट प्रोडक्शन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सके। तो आप देखो कि हमारे यहाँ जो इनिशिएटिव्स लाए गए, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट प्रोडक्शंस, तो यहाँ पे इसको 2011-12 में ही लाया गया था, जिससे क्या है कि मिलेट जो कि यहाँ पे न्यूट्री सीरियल्स है, इसको प्रमोट किया गया, और इंडिया की जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटीज़ है वो इन्हांस करने के लिए, क्योंकि हमारे जो देश के लोग हैं उनमें न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है। तो उस चीज़ को टैकल करने के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट यहाँ पे आपका क्रॉप कहा गया है। साथ ही ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का भी पार्ट है। सेकंड है कि इंटीग्रेटेड सीरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया गया, वो भी कोर्स सीरियल्स में।
और ये मैक्रो मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर स्कीम्स के द्वारा लाया गया था, जिसमें कि इसकी जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए। साथ ही गवर्नमेंट के द्वारा अलाउ किया गया था कि जो न्यूट्री सीरियल्स है वो पीडीएस में भी इसको इंक्लूड किया जाए। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो कि आप लोग को ये पता होना चाहिए कि राशन कार्ड में बहुत सस्ते दाम में, जिसे सब्सिडाइज रेट कहते हैं, उसके तहत लोगों को यहाँ पे जो बीपीएल में आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन में, उनको सस्ते रेट में यहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू उनको यहाँ पे फूड ग्रेन्स मिलते हैं। तो सरकार के द्वारा ये भी कहा गया था कि मिलेट्स को यहाँ पे पीडीएस के थ्रू जो है सस्ते दामों पे लोगों तक पहुँचाया जाए, जिससे क्या है कि लोग जो है, जो गरीब लोग हैं, जो पूरी तरीके से एक भरण पोषण के साथ जो है न्यूट्रिशियस फूड नहीं ले पाते, तो एटलीस्ट मिलेट वो कंज्यूम करेंगे तो उनके बॉडी में जो है कोई विटामिन की डेफिशिएंसी नहीं होगी, कोई भी तरीके का आपका मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, आयरन, ये सब की कमी नहीं होगी। तो इसलिए इसको पीडीएस में भी इंक्लूड करने के लिए कहा गया था। साथ ही साथ मिड डे मील आपका स्कीम है, जो कि आप देखो कि यहाँ पे जो बच्चे होते हैं ना 8 क्लास तक, उनको गवर्नमेंट स्कूल्स में इस तरीके का एक समय का खाना उनको प्रोवाइड किया जाता है। तो उसमें भी मिलेट्स प्रोवाइड करने की बात की गई थी, क्योंकि मल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम होती है वो बच्चों में ज़्यादा होती है, तो उसको टैकल करने में आसानी होगी। साथ ही गवर्नमेंट जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करी है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि एमएसपी कहते हैं, वो यहाँ पे मिलेट्स में देना चाहिए। वो भी मिलेट्स कौन कौन सा, तो मेजर मिलेट्स आपको देखने को मिलेगा, जो कि बाजरा, ज्वार और रागी है। जिससे क्या होगा ना कि फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिवाइज किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिलेंगे, और स्पेशली किस एरिया में, तो ड्रॉट प्रोन एरिया में। तो यहाँ पे आप लोग देखो एमएसपी क्या होता है, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। ये वही एमएसपी है जिसके लिए किसान आज भी हमारे जो है किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो ये एमएसपी क्या होता है ना कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इट मीन्स कि नाम से ही पता चल रहा है कि सरकार के द्वारा यहाँ पे एक प्राइस को सपोर्ट किया जाएगा, वो भी मिनिमम प्राइस लेवल पे। तो जैसे कि यहाँ पे सरकार के द्वारा जब ये क्रॉप आपका बोया जाता है, तो उसी समय सरकार इसको उससे पहले ही यहाँ पे फिक्स कर देती है कि अगर ये आपका क्रॉप मार्केट में नहीं बिका, तो हम लोग यहाँ पे एटलीस्ट 10 रुपया पर केजी के हिसाब से इसे जो है परचेज़ कर लेंगे। ठीक है, तो ये मिनिमम प्राइस सरकार के द्वारा लगा दिया जाता है, और मिनिमम ऐसा लगाया जाता है कि किसानों को किसी भी तरीके से घाटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये एग्जांपल देके कह रही हूँ कि 10 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से जो है सेट किया जाता है। अब यहाँ पे किसान के पास इतने फ्रीडम होते हैं कि वो इससे जो है ट्वाइस या 4 टाइम्स ज़्यादा जो है वो प्राइस लगा के मार्केट में बेच सकते हैं। जैसे मार्केट में आप देखोगे तो 40 रुपीज़ पर केजी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको होता है। अगर मान लीजिए मार्केट में इनकी जितनी भी प्रोडक्शन हुई है वो नहीं बिकी, तो प्रोडक्शन किसी भी तरीके से किसान को घाटा ना हो, उसके लिए क्या करती है कि सरकार जो है बचे हुए जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनको यहाँ पे 10 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से खरीद लिया जाता है। तो ये सरकार के द्वारा एक काइंड ऑफ प्रॉमिस किया जाता है किसानों से कि आप जितना यहाँ पे मेहनत करके क्रॉप उगा रहे हो उसको कहीं भी बर्बाद होने नहीं देंगे, हम लोग इसे खरीद लेंगे। और सरकार इसे खरीद के जो है यही सारी जो स्कीम होता है, पीडीएस होता है, मिड डे मील होता है, इसके थ्रू जो है लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा ये भी डिक्लेयर किया गया कि 2018 में हमारे देश में ये नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स इसको सेलिब्रेट किया गया था। तो प्लीज़ डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन दिस टू वेरी पिक्युलर पॉइंट कि 2018 में ऑलरेडी ये नेशनल ईयर है, इंटरनेशनल ईयर की बात की जा रही है, जो कि अभी 2 साल के बाद आएगा 2023 में। तो ये दोनों चीज़ें हमारे भारत के द्वारा की जा रही है, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कुछ रिलेटेड न्यूज़ है, उससे भी देख लेते हैं। दिंदोरी मॉडल ऑफ यहाँ पे मिलेट्स कहा जा रहा है। तो इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर और डेवलपमेंट के द्वारा एक इनिशिएटिव सपोर्ट किया गया, जिसमें कि मिलेट्स को रिवाइव किया जाएगा, जो कि कुड्डू और कुटकी कल्टीवेशंस है, दिंदोरी डिस्ट्रिक्ट, और ये कहाँ देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश में। तो दिंदोरी मॉडल ऑफ मिलेट्स, ये आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ये कहाँ का है, तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा कि ये मध्य प्रदेश का है। और दिंदोरी डिस्ट्रिक्ट है, जिसको कि वहाँ पे जो कल्टीवेट किया जाता है जिस तरीके से कुड्डू और कुटकी कल्टीवेशंस है, तो वहाँ पे मिलेट्स जो है ना बहुत बड़े पैमाने पे आपका कल्टीवेट किया जाता है, इसलिए इसको दिंदोरी मॉडल ऑफ मिलेट्स कहा जा रहा है। यहाँ पे क्या है कि ग्रुप ऑफ फार्मर्स को ये अनेबल किया गया है कि वो कुड्डू बार्स को, जिसमें कि 33% मिलेट्स होते हैं, उसको वो उगाए और सप्लाई करे आंगनवाड़ी सेंटर्स को, जो कि यहाँ पे एमपी में है। साथ ही ये प्रोजेक्ट जो है ना काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है न्यूट्रिशनल गोल को अचीव करने में, यानी कि जो मल न्यूट्रिशंस बच्चों में देखने को मिलता है, कुपोषण के शिकार होते हैं बच्चे, उनको फाइट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है। साथ ही मिलेट कल्टीवेशन भी रिवाइव हो पाई है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो क्रॉप यील्ड बढ़ा है, यानी कि पैदावार जो हुए हैं वो पहले से 1.5 से 2 गुना ज़्यादा हुआ है। तो दोनों तरीके से आपका टैकल किया गया है। एक तो यहाँ पे पैदावार बढ़े हैं, तो फार्मर्स को यहाँ पे आपका जो है कहीं ना कहीं से हेल्प हो जाता है और लोगों तक पहुँच रहा है, तो इट मीन्स कि लोगों की जो न्यूट्रिशंस प्रॉब्लम है, डेफिशिएंसी है, वो यहाँ पे टैकल हो पा रही है। तो एक तीर से 2 निशाना है, और ये 2 निशाना इतना बेहतरीन तरीके से किया जा रहा है, इसलिए इसको दिंदोरी मॉडल ऑफ मिलेट्स कहा गया है। ओके, तो इसको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पे एक मैप था, मैप में ये बताया जा रहा है परसेंटेज ऑफ ऑल इंडिया पर्ल मिलेट एरिया। तो ये पर्ल मिलेट एरिया के बारे में है कि कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा होता है। तो ये जो पिंक वाला एरिया है,
इट मीन्स कि राजस्थान टॉप नंबर पे है जिसमें 20% से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद 10 to 20% आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा जो कि सेकंड नंबर पे है। और थर्ड नंबर पे ये कर्नाटक है, लेकिन कर्नाटक के साथ साथ गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी भी है। तो इतने ये एरिया है जहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये मेजोरिटी ऑफ एरिया है जहाँ पे हमारे मिलेट्स जो है वो उगाए जाते हैं, बट ये स्पेशली पर्ल मिलेट के बारे में कहा जा रहा है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट मिलेट्स। तो आई होप कि आपको यहाँ पे ये आर्टिकल समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटीज़ असेसमेंट रिपोर्ट। तो चलिए अब यहाँ पे क्लाइमेट जिस तरीके से बर्बाद हो रही है और जैसे जैसे वल्नरेबल की सिचुएशन यहाँ पे बनते जा रही है तो उसको एसेस किया जा रहा है और उसी से रिलेटेड ये रिपोर्ट है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये रिपोर्ट अगर है तो इसको रिलीज़ किसने किया है। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जिनके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट फॉर एडेप्टेशन प्लानिंग इन इंडिया यूजिंग अ कॉमन फ्रेमवर्क। तो एक्चुअली इस रिपोर्ट का एम क्या है ये समझते हैं। जो करंट क्लाइमेट स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल जो वल्नरेबिलिटीज़ हो रही है, वल्नरेबिलिटीज़ कहने का मतलब है कि जो क्लाइमेट चेंज के कारण जो इम्पैक्ट हो रहा है उससे हमारे जो है इन्वायरमेंट में भी प्रॉब्लम हो रही है, ह्यूमन बींग को भी प्रॉब्लम हो रही है, अदर स्पेसीज़ को भी प्रॉब्लम हो रही है। तो इट मीन्स कि एक वल्नरेबल जैसा यानी कि दयनीय सिचुएशन जैसा जो है अराइज हो रही है। तो उस चीज़ को यहाँ पे इस रिपोर्ट के माध्यम से इसको देखना है और इंडिया के लिए इसको असेसमेंट करनी है। साथ ही स्टेट्स के लिए एक कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है कि अगर इस तरीके का क्लाइमेट चेंज के कारण एक बैड इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, एडवर्स इम्पैक्ट अगर हो रहा है तो उससे स्टेट जो है किस तरीके से लड़ सकते हैं और एक कॉमन फ्रेमवर्क लाने की बात की जा रही है। तो सारे इंडिया में ये असेसमेंट, सारे इंडिया मीन्स पूरे इंडिया में ये असेसमेंट किया गया है और इस रिपोर्ट में आप देखो कि मोस्ट वल्नरेबल स्टेट के बारे में बताया गया है, डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया गया जो हमारे इंडिया में है। और इस इंडेक्स को यहाँ पे लाया गया है, वल्नरेबिलिटी इंडेक्स कहा जा रहा है, जिसमें कि कितना ज़्यादा वल्नरेबल है उस स्टेट में उसको यहाँ पे मेज़र किया गया है। तो ये काफ़ी एसेंशियल है क्योंकि इसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, यानी कि क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए यहाँ पे जो भी हम लोग काम करेंगे तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन हो पाएगा सारे राज्यों का और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट का, और साथ ही साथ वो अपने यहाँ कैपेसिटी बिल्डिंग भी करेंगे। इट मीन्स कि देखेंगे कि किस तरीके की प्रॉब्लम अराइज हो रही है क्लाइमेट चेंज में, क्योंकि आप देखो कि हमारा देश जो है पूरी तरीके से आपको अलग अलग सिचुएशन देखने को मिलता है। ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। नॉर्थ में आप मेनली देखो कि यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख वाली रीजन आप देखते हो, बेसिकली लद्दाख वाला, तो यहाँ पे बर्फ़ से परेशान होते हैं लोग। हिमाचल प्रदेश में भी आप देखो इतना ज़्यादा ह्यूज रेनफॉल होता है, तो कई यहाँ पे मेनली क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपका ग्लेशियर पिघल रहा है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट वाली सिचुएशन हो रही है, ग्लेशियर फ्लड की प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरीके का जो है क्लाइमेट चेंज के कारण आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही सी लेवल राइज हो रहा है और तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे आपको नॉर्थ वाले सिचुएशन में, नॉर्थ वाले रीजन में देखने को मिलेगा। अगर हम लोग वेस्ट की रीजन की बात करें तो यहाँ पे राजस्थान और गुजरात है, जिसमें कि आप देखो कि टेम्परेचर एक्सट्रीम बढ़ते जा रहे हैं। एक राजस्थान में एक प्लेस है जो कि हम लोग चूरू कहते हैं, चूरू में जो यहाँ पर टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो जाता है। तो आप समझ सकते हो कि इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर में यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है, जो यहाँ की जनजीवन है वो किस तरीके से यहाँ पे रहती है। तो बहुत सारे लोगों की जान चले जाती है, बहुत ज़्यादा जो है सॉइल इनफर्टाइल हो जाते हैं, लैंड डेजर्टिफिकेशन में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर की स्कार्सिटीज़ हो जाती है। तो ये सारे कॉमन यहाँ पे आप देखो कि प्रॉब्लम है जो कि हम लोग क्लाइमेट चेंज के कारण वेस्टर्न रीजन में देख रहे हैं। ईस्टर्न रीजन में क्या है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखो कि पेरेनियल रिवर है, जिससे पॉलिसी मेकर्स को काफ़ी हेल्प होगा कि वो यहाँ पे एक एप्रोप्रिएट क्लाइमेट एक्शंस लेकर आ पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देखो कि ये दो नेशनल मिशंस का ये पार्ट भी है। सबसे पहले कि बहुत इंपॉर्टेंट ये है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि हमारे इंडिया का ये इनिशिएटिव है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग फॉर हिमालय इकोसिस्टम। तो हिमालय वाला जो हमारा नदर्न रीजन है और नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है उसको यहाँ पे मेंटेन किया जाएगा। और यहाँ पे इसका एम है कि जो आप लोग देखो कि नदर्न हिमालय वाले रीजन में क्या प्रॉब्लम है कि हिमालयन ग्लेशियर जो है वो मेल्ट हो रहे हैं। तो मेल्टिंग जो हिमालयन ग्लेशियर हो रहे हैं इससे काफ़ी प्रॉब्लम अराइज हो रही है, तो इसको यहाँ पे रोकना है। साथ ही साथ जो बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करना है। तो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स हम लोग तभी रोक सकते हैं जब ग्लोबल टेम्परेचर जो है हमारी डाउन होगी, कार्बन इमिशंस कम होगी, तो इस तरीके से हो सकता है। लेकिन ठीक है, अगर यहाँ पे मेल्टिंग हो रही है तो उसको कैसे हम लोग टैकल करें। उसके बाद जो सी लेवल राइज हो रही है तो उससे देखने को मिलेगा ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, फ्लड हो रहे हैं, तो उसको कैसे यहाँ पर टैकल करना है, तो वो सारी चीज़ों पर यहाँ पर काम किया जाएगा। साथ ही नेशनल मिशन और स्ट्रैटेजिक क्लाइमेट नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज है। यहाँ पे क्या है कि एक नॉलेज सिस्टम जो कि डायनेमिक और वाइब्रेंट होगा उसको यहाँ पे बिल्डअप किया जाएगा, जिससे यहाँ पे जो नेशनल पॉलिसी और जो एक्शन है ना उसको यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा, जिससे कि क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस को बेटर तरीके से रिस्पॉन्ड कर सके।
तो ये 2 काम यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा कि किया जाएगा। ओके, तो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत आपको ये 2 पार्ट देखने को मिलेगा। एक तो हिमालय इकोसिस्टम को बेटर करना है और दूसरा यहाँ पे नॉलेज बेस के ऊपर काम किया जाएगा। तो अगर आगे हम लोग देखें कि जो रिस्क असेसमेंट की जा रही है, ये मेनली यहाँ पे 5th असेसमेंट रिपोर्ट है जो कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, जिसे हम लोग IPCC कहते हैं। उसका ये आपको 5th असेसमेंट रिपोर्ट देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे सबसे पहली बातें देखी जाती है कि क्लाइमेट चेंज का कितना रिस्क है। IPCC के बारे में बात करें तो ये बनाया गया था, ये बॉडी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा 1988 में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि IPCC की अभी लेटेस्ट रिपोर्ट भी आई है इस मंथ में, आपका अगस्त मंथ में, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये ध्यान रखना है कि इस ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया किसके द्वारा गया है। आज की डेट में 195 मेंबर है और साथ ही साथ यहाँ पे रेगुलर असेसमेंट करते हैं। इट मीन्स कि क्लाइमेट चेंज के बेसिस पे आपको देखने को मिलेगा कि इसका क्या इम्पैक्ट है, आगे आने वाले सालों में क्या इसका रिस्क हो सकता है और कैसे इसको अडेप्ट करना है और कैसे मिटिगेट करना है। इट मीन्स कि क्लाइमेट चेंज से के प्रभाव को कैसे यहाँ पे रोकना है, ये सारा काम, सारा बात यहाँ पे किया जाता है। नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज की अगर हम लोग बात करें तो देखिए इसमें क्या क्या बातें की गई है। सबसे पहले हम लोग देखें कि हिमालय जो ग्लेशियर मेल्ट हो रही है उसको लेकर यहाँ पे काम किया जाएगा। नेशनल मिशन है वो ग्रीन इंडिया के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एफॉरेस्टेशन करनी है, पेड़ रोपण की यहाँ पे जो प्रोसेस है उसको और ज़्यादा बढ़ाना है। नेशनल वाटर मिशन है, इट मीन्स कि वाटर हार्वेस्टिंग की बात की जा रही है, वाटर रिजर्वॉयर को और ज़्यादा बेटर बनाने की बात की जा रही है। जो हमारा ग्राउंड वाटर टेबल है उसको इंक्रीज़ किया जाएगा, तो ये इस क्षेत्र में काम किया जाएगा। साथ ही नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटाट है, इट मीन्स कि एक ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ पे ह्यूमन बींग अच्छे तरीके से रह सके, हमारी बायोडाइवर्सिटी मेंटेन हो सके और साथ ही साथ जो ह्यूमन स्पीसीज़ हैं उनके रहने का भी जगह बेटर हो सके। नेशनल मिशन ऑन इन्हेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी है, इट मीन्स कि जो एनर्जी का यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसको भी एफिशिएंट वे में कर सके। नेशनल सोलर मिशन है, काम किया जाएगा हमारे रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस की जा रही है, जिससे कि क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्लीन एनर्जी हमारे यहाँ जो है उसका हम लोग जनरेट कर सके और उसको इस्तेमाल कर सके। तो रिन्यूएबल एनर्जी कहने का मतलब है कि जो भी हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज से जो भी एनर्जी यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं उसको रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी में आपको देखने को मिलेगा कि सोलर एनर्जी है, इट मीन्स कि सन की जो किरण आती है, रेडिएशन आती है, उससे यहाँ पे हम लोग चार्ज कर सकते हैं और उससे एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। वाटर है, जो हाइड्रो एनर्जी आपको देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे विंड एनर्जी है और हाँ, तो ये बेसिकली 3 आपको देखने को मिलेगा कि जिससे हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी का जनरेशन करते हैं, तो इस पर फोकस किया जा रहा है। और एक चीज़ और है, 175 गीगावाट तक का हमारा यहाँ पे टारगेट है, कब तक, तो 2022 तक, और इसी को बढ़ा के 2030 तक भी कर दिया गया है कि यहाँ पे 450 गीगावाट तक को और बढ़ाना है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। साथ ही अगर देखें तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की भी बात की जा रही है कि नेशनल मिशन और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है। इट मीन्स कि आप लोग देखते हो कि एग्रीकल्चर में हमारा मीथेन का इमिशन बहुत ज़्यादा होता है। अभी हमने देखा कि जो पैडी फील्ड है उससे बहुत ज़्यादा इमिशंस होती है, तो इसलिए इस तरीके की जो इमिशन होती है उसको रोका जाएगा और उसके लिए एक AG ग्रीन करके एक यहाँ पे आपका मिशन लाया जा रहा है, जिसपे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबल पे फोकस किया जाएगा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप फर्टिलाइज़र इस्तेमाल ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो आप देखते हो कि इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ किया जाता है, तो इसको रोका जाएगा। नेशनल मिशन ऑन स्ट्रैटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज है, जो कि नॉलेज बेस पे यहाँ पे काम किया जाएगा। और नेशनल मिशन, अच्छा हाँ, ये भी वहीं से स्टार्ट हुई है। तो आप ये देख सकते हो कि एक हॉलिस्टिक वे में एक बहुत बड़ा एक एम्ब्रेला प्रोजेक्ट आप लोग कह सकते हो, जिसके तहत छोटे छोटे यहाँ पे सब स्कीम है जो कि यहाँ पे हर एक क्षेत्र में काम किया जाएगा। तभी हम लोग यहाँ पे नेशनल जो हमारा मिशन है कि हम लोग क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सके, तभी ये हो पाएगा। अच्छा, इसको लाया कब गया था? ये जो प्रोग्राम है 2008 में लाया गया था। और साथ ही साथ यहाँ पे 8 एम्बिशियस गोल है जो कि हम लोग देख चुके हैं कि पूरी तरीके से क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए इसको लाया गया है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है, तो एक्चुअली ये जो आपका रिलीज़ किया जाता है ये जर्मनी बेस्ड थिंक टैंक है, जो कि जर्मन वॉच है। थिंक टैंक कहने का मतलब है कि एक एडवाइजरी बॉडी होती है जो कि सोचती है, डिसाइड करती है और सरकार को एडवाइस करती है। इसी तरीके का थिंक टैंक अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो ये है नीति आयोग। तो इसको याद रखना है, ये एडवाइजरी बॉडी है जो कि सरकार को सिर्फ एडवाइस देती है हर एक फील्ड में। तो उसी तरीके से ये जर्मन वॉच है जो कि जर्मनी की है और इनके द्वारा यहाँ पे आपका एक ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स यहाँ पे लाया गया है। इसमें क्या है कि एक लेवल ऑफ एक्सपोजर और वल्नरेबिलिटी बताई जाती है कि एक्सट्रीम इवेंट से कितना ज़्यादा यहाँ पे वल्नरेबल सिचुएशंस अराइज हो रहे हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो डेटा जो है वो 180 कंट्रीज़ का यहाँ पे एनालाइज किया गया है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इंडिया की रैंक यहाँ पे इम्प्रूव हुई है।
इट मीन्स कि 7th यहाँ पे हो चुकी है 2021 में, जो कि 5th था 2022 में 20 में। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो इतनी जो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो इससे ध्यान रखिएगा। अब की इंडिकेटर हम लोग देख लेते हैं कि इस असेसमेंट में किस किस चीज़ों पे ध्यान दिया गया है। तो सबसे पहले सोशल, इकोनॉमिक एंड लाइवलीहुड, सेकंड वन इज़ एग्रीकल्चर, थर्ड है बायोफिजिकल, फोर्थ है इंस्टीट्यूशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, फिफ्थ है यहाँ पे हेल्थ। अगर सोशल, इकोनॉमिक एंड लाइवलीहुड की बात करें तो यहाँ पे परसेंटेज बिलो पॉवर्टी लाइन जो पॉपुलेशन है उसके बारे में ध्यान दिया जाता है, कितना इनकम है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को शेयर करके हो रहा है उस पर ध्यान दिया जाता है, और वर्क फोर्स में विमेन की क्या पार्टिसिपेशन है उस पर ध्यान दी जाती है। एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हॉर्टिकल्चर का क्या शेयर है एग्रीकल्चर में, स्मॉल और मार्जिनल लैंड होल्डिंग का क्या शेयर है। स्मॉल और मार्जिनल लैंड होल्डिंग की अगर हम लोग बात करें तो ये वैसे फार्मर्स होते हैं जिनके पास लेस देन, आप देखो कि 1 हेक्टेयर या फिर यहाँ पे 1 से भी लेस देन मीन्स हाफ हेक्टेयर तक का ज़मीन होता है, जिसे हम लोग स्मॉल और मार्जिनल लैंड होल्डिंग कहते हैं। साथ ही इल्ड वेरिएबिलिटी जो कि फूड ग्रेन्स का है, एरिया कितना है क्रॉप इंश्योरेंस के तहत, और एरिया कितना है रेनफीड एग्रीकल्चर के तहत। बायोफिजिकल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कमी देखने को मिल रहा है, जो फॉरेस्ट एरिया है पर 1000 रूरल पॉपुलेशन का, उसको यहाँ पे चेक किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन की बात करें तो मनरेगा की इम्प्लीमेंटेशन की बात की जा रही है, रोड और रेल कनेक्टिविटी की भी बात की जाती है कि कितना ज़्यादा यहाँ पे इस तरीके का हो चुका है। हेल्थ की अगर बात करें तो कितने हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, और साथ ही साथ वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कितना है, वाटर बॉर्न डिजीज़ कितना है, तो इन सबको कैसे टैकल किया जा रहा है और इससे कितने सारे लोग ग्रसित हैं। तो ईच एंड एवरी पॉइंट और ईच एंड एवरी डायमेंशंस पे यहाँ पे काम किया जाता है और एसेस किया जाता है। तो ये चीज़ें आप लोग देख लिए। तो यहाँ पे जो 5 आपको इंडिकेटर्स देखने को मिल रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। सोशल, इकोनॉमिक एंड लाइवलीहुड, एग्रीकल्चर, बायोफिजिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ है, ठीक है। अब इस रिपोर्ट की फाइंडिंग देख लेते हैं कि इनके द्वारा बताया गया कि स्टेट लेवल पे वल्नरेबिलिटी इंडाइसेस। तो यहाँ पे आप देखो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर हम लोग देखें तो स्मॉल रेंज कहा जा रहा है, तो आसाम, बिहार और झारखंड है, जिसमें 60% जो डिस्ट्रिक्ट है ना वो हाईली वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट है। इट मीन्स कि यहाँ के जो जिला है वो क्लाइमेट चेंज के कारण काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है, जो कि बिहार, झारखंड और आसाम हो गया। वल्नरेबिलिटी अगर इन डाइसेस की बात करें तो ये रिलेटिव मेजर्स है, जिसमें कि आपके सारे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट्स को यहाँ पे देखा जाता है और कितना वल्नरेबल सिचुएशन है, कितना दयनीय सिचुएशन से उस चीज़ को यहाँ पे मेजर की जाती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि वल्नरेबिलिटी इंडेक्स में ये बताया गया है कि सबसे ज़्यादा आप देखो कि अगर कोई देश यहाँ पे प्रभावित है तो हाईली वल्नरेबल, जो कि 8 स्टेट देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये सारे स्टेट हैं। बिहार, झारखंड के बारे में तो देखिए ही, छत्तीसगढ़, उड़ीसा भी आप देख लो, आसाम, अरुणाचल प्रदेश भी है, साथ ही मिजोरम भी है, ओके। और उसके बाद अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे देखिए क्लाइमेट चेंज के कारण जो है ये सारे ऐसे राज्य हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रभावित है। एक चीज़ भी आप ध्यान रख सकते हो कि क्लाइमेट चेंज के कारण यहाँ पे आप देखो कि फ्लड वाली सिचुएशन अराइज होती है, जो कि आपका असम वाले रीजन में है, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर्स के कारण होता है। और यहाँ पे आपकी जो गंगा रिवर है उसके कारण आपको बिहार में देखने को मिलेगा कि काफ़ी फ्लड वाली सिचुएशन अराइज होती है। और साइक्लोन के बारे में बात करें तो ये आपका जो है उड़ीसा रीजन को हिट करता है। तो क्लाइमेट चेंज के कारण जो है हम लोग देख रहे हैं कि साइक्लोन भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है, बैक टू बैक आपको साइक्लोन देखने को मिल रहा है, चाहे वो बे ऑफ बंगाल वाले रीजन हो या फिर आपका जो है अरेबियन सी वाला रीजन हो। वहीं अगर हम लोग देखें कि वल्नरेबल कंडीशंस जो है मॉडरेट किस किस स्टेट में, तो इसमें 10 स्टेट्स आते हैं। तो पहले हम लोग ऊपर से देखते हैं, ये है जम्मू एंड कश्मीर वाला, और राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी है, मणिपुर है, मेघालय है, त्रिपुरा है, नीचे आए तो ये कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है। तो ये कुछ ऐसे राज्य है जहाँ पे वल्नरेबिलिटीज़ अगर हम लोग देखें तो ये मॉडरेट है। इट मीन्स कि यहाँ पे ज़्यादातर जो है क्लाइमेट चेंज के कारण जो है उतनी दयनीय स्थिति नहीं हो पा रही है। और कौन कौन से ऐसे राज्य है जहाँ पे क्लाइमेट चेंज का प्रभाव ज़रूरत से ज़्यादा नहीं देखने को मिल रहा है, तो ये सारे रीजन आपको नॉर्थ में देखने को मिलेंगे, जो कि पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है, साथ ही महाराष्ट्र और तेलंगाना है, और यहाँ पे सिक्किम भी है और नागालैंड भी है, जो कि ज़्यादातर इम्पैक्ट इसका नहीं देखने को मिल रहा है। एंड केरल और तमिलनाडु है, जिसमें कि बहुत कम वल्नरेबिलिटीज़ यहाँ पे निकल कर आ रही है। तो ये बहुत अच्छे से आप देखो कि मैप में यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है, तो इसको भी आप 1-2 बार देख लेते हो ना, तो माइंड में आपका इम्प्रिंट हो जाता है कि हाँ, अगर क्वेश्चन इस तरीके के स्टेटमेंट फॉर्म में भी बनता है तो आप लोग इस मैप को ज़रूर ध्यान रखिएगा, जो कि आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा, ओके। उस समय आप जब एग्ज़ाम में जब आप लिखते हो ना, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो आपको याद आ ही जाती है अगर आप लोग अच्छी तरीके से रिवाइज करके गए हो। इसलिए आप लोग मंथली मैगजीन अगर आप लोग रीड किए हो तो अच्छी बात है, नहीं भी रीड किए हो तो PT 365 को, वो पुरानी वाली भी जो कि आपका 2020 से 21 के बीच में, और ये सारी PT 365 जो कि मैं लेकर आ रही हूँ सब्जेक्ट वाइज, उस सबको आपको कंप्लीट करके जाना है।
रिलेटेड न्यूज़ अगर हम लोग देखें तो क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट अगर हम लोग इंडियन एग्रीकल्चर में देखें तो क्या है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल वल्नरेबिलिटीज़ असेसमेंट के द्वारा यहाँ पे देखा गया है, जो कि नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट है, और ये प्रोजेक्ट है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का। तो इनके द्वारा बताया गया है कि अगर क्लाइमेट चेंज का प्रभाव अगर हम लोग देखें एग्रीकल्चर में, तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम निकल कर आया है कि लैंड की जो क्वालिटी है वो बर्बाद हो गई है, लैंड डिग्रेडेशन ज़्यादा देखने को मिल रहा है, मार्केट वोलेटिलिटी है, यानी कि मार्केट में जो क्रॉप का प्राइस है वो कभी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, कभी बहुत कम देखने को मिलता है। इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि कभी आप देखो कि क्लाइमेट चेंज के कारण बारिश ज़्यादा हो जाती है तो फसलें बर्बाद हो जाती है, या फिर आपका जो है पानी नहीं पानी की स्कार्सिटीज़ हो गई, अगर टेम्परेचर अप हो गया और रेनफॉल नहीं हुई तो उसके कारण फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जाता है। फिर अगर आप लोग देखो टिंडे इफेक्ट जो लोकस्ट अटैक होता है, टिंडे जब उसकी अटैक देखने को मिलती है, उसके कारण भी कई बार जो है वो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब वाले रीजन में जो पेस्ट स्प्रे किया गया था उसमें खर्च होती है। तो इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़ रहा है और स्लो रिस्पांस देखने को मिल रहा है। ठीक है, रेनफुड अगर हम लोग राइस इल्ड की बात करें तो वो भी मार्जिनली कम हो गया है, और इरीगेटेड राइस इल्ड जो है ना वो यहाँ पे आपका 7% तक होगा, जो कि 2050 तक बताया जा रहा है। फर्दर जो वीट इल्ड प्रोजेक्ट है, यानी कि आप वीट की पैदावार अगर हम लोग देखें पूरी तरीके से तो वो घट जाएगा। 2000 यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2100 तक में मैक्सिमम अगर हम लोग टेम्परेचर देखें तो ये कहा जा रहा है कि 1 से 1.3 डिग्री सेल्सियस तक ये बढ़ चुका है, और आगे आने वाले सालों में भी ये बढ़ेगा। साथ ही प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स, लाइव स्टॉक और फिश की बात करें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, और इसका इम्प्लीकेशंस हमें जो है फूड सिक्योरिटीज़ में देखने को मिलता है, लोगों की लाइवलीहुड में देखने को मिलता है, और एग्रीकल्चर में सस्टेनेबिलिटी को देखने को मिलता है। सो दीज आर द यहाँ पे की फाइंडिंग्स है। सबसे पहले कि लैंड की डिग्रेडेशन हो रही है, मार्केट वॉलेटाइल है, इनपुट कॉस्ट बढ़ते जा रहा है, साथ ही अगर प्रोडक्टिविटी क्रॉप्स की देखें तो वो भी अफेक्ट हुई है, मैक्सिमम टेम्परेचर आपका बढ़ते जा रहा है, रेनफीड जो राइस यील्ड है उसकी भी बात की जा रही है तो वो मार्जिनली आपका लो हो रहा है, और आगे आने वाले दिनों में भी ये लो होगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। काफ़ी अच्छी आर्टिकल थी जिसमें कि हम लोग शॉर्ट में ही काफ़ी सारे डेटा उसको कंप्लीट किए हैं, और मेनली हम लोग यहाँ पे नेशनल क्लाइमेट जो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट है उसके बारे में डिटेल में देखें। अच्छा, यहाँ पे आप देखो कि ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपका डायग्राम बनाया गया है। एक तो अगर इम्पैक्ट की बात करें तो इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा कि क्लाइमेट का, और साथ ही साथ यहाँ पे सोशो इकोनॉमिक प्रोसेस की बात की जा रही है। तो अगर हम लोग रिस्क देखें तो रिस्क आपका 3 तरीके से, हैज़ार्ड है, एक्सपोजर है, वल्नरेबिलिटीज़ है। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर हम लोग देखें सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस में तो सोशियो इकोनॉमिक पाथवेज है, एडेप्टेशन है, मिटिगेशन एक्शन है, गवर्नेंस है। क्लाइमेट की बात करें तो नेचुरल वेरिएबिलिटीज़ है, एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट यहाँ पे चेंज है। तो एक दो तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एक तो आप नेचुरल तरीके से आप लोग देख रहे हो, और दूसरी बात है कि एंथ्रोपोजेनिक भी काफ़ी हमारे द्वारा हरकत की जा रही है। अब जो सारे लोग अपने प्राइवेट व्हीकल्स लेकर निकल जाते हैं, छोटे छोटे शॉर्ट डिस्टेंस में भी हम लोग पैदल चलना पसंद नहीं करते, अब स्कूटी लेकर या फिर बाइक लेकर निकल जाते हैं, तो उससे आप लोग देखो कि पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा जो है ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन हो रही है। गर्मी इतना ज़्यादा हो रहा है कि घर पे भी आप देखो कि वाइट गुड्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, जैसे एयर कंडीशन का, तो उसके कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन की इमिशन ज़्यादा हो रही है। हम लोग एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर में कुछ एडवांस नहीं कर रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन नहीं हो रहा है, वही ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर हम लोग फॉलो कर रहे हैं जो हमारा प्रैक्टिस है, तो उसके कारण जो है ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन बहुत होती है। तो और साथ ही साथ आप लोग देखो कि हम लोग यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स में ही अटके हुए हैं, वही सब इस्तेमाल करते हैं कुकिंग वगैरह के लिए, तो उससे भी कार्बन इमिशंस बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही आप लोग थर्मल पावर प्लांट में देख सकते हो कि उसमें जो सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। काफ़ी बार सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि हम लोग को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन का हम लोग को ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि थर्मल पावर प्लांट में जो इमिशन है वो कट हो सके, बट वो नहीं कर रहे हैं। हम लोग कोल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप लोग जानते हो उससे ज़्यादा कितना ज़्यादा उससे धुआं निकलता है, ब्लैक कार्बन, ग्रीन कार्बन, ग्रे कार्बन, ब्राउन कार्बन, तो इतने सारे कार्बन निकल रहे हैं। तो वो एक सब कुछ मिलके जो है ये हमारे द्वारा ऐसा काम किया जा रहा है जिससे कि आप लोग देखो कि कार्बन इमिशंस जो है बहुत ज़्यादा हो रही है, और कार्बन इमिशन ज़्यादा हो रही है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इट मीन्स कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हम लोग देख पा रहे हैं। ओके, अब आइए एक और आर्टिकल देख लेते हैं जो कि है इंडिया थर्ड बाइनियल रिपोर्ट टू यूनाइटेड नेशन FCCC। तो ये बाइनियल अपडेट रिपोर्ट है इंडिया के द्वारा, जिसमें ये कहा गया है कि वॉलेंट्री डिक्लेरेशंस को यहाँ पे मीट किया गया है, जिससे कि जो इमिशन इंटेंसिटी है GDP का उसको कम किया जाएगा। तो चलिए 2025 तक ये कम किया जाएगा, ऐसा कम किया गया है, ऐसा कहा गया है कि 20-25% तक GDP का जो इमिशन इंटेंसिटी है वो कम हुआ है।
ये रिपोर्ट आप देखो कि सबमिट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, जो कि यहाँ पे जो ऑब्लिगेशंस था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके तहत जो ऑब्लिगेशंस था उसको यहाँ पे फुलफिलमेंट किया गया। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे रिपोर्ट के द्वारा, तो एक वॉलेंट्री डिक्लेरेशंस किया गया है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से मेजरमेंट करके एक देख समझ के यहाँ पे आपका जो है ना बस कह दिया गया है कि हाँ 20 से 25% जो जीडीपी का है उसके कंपैरिजन में हम लोग 2005 के कंपैरिजन में अभी कम किए। इंडिया की इमिशन इंटेंसिटी अगर हम लोग जीडीपी का देखें तो ये 24% तक कम हुआ है, जो कि 2005 से 2016 के बीच में कहा गया है। साथ ही सोलर एनर्जी जो हम लोग इंस्टॉल किए हैं वो अभी इंक्रीज़ हुआ है, और आपको पता है कि 100 गीगावाट का जो हम लोग का सोलर एनर्जी का टारगेट था वो हम लोग अभी पूरा कर लिए हैं। साथ ही कहा जा रहा है कि रिन्यूएबल पावर जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो भी हमारे यहाँ बढ़ा है। फॉरेस्ट और ट्री कवर भी बढ़ी है। आप लोग जो फॉरेस्ट स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आया था उसके तहत ये बताया गया है कि ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर ये भी इंक्रीज़ हुआ है। हमारे यहाँ एक पैट स्कीम था, यानी कि है भी परफॉर्म एक्शन एंड ट्रेड स्कीम है एनर्जी एफिशिएंसी के लिए, जो कि इंडस्ट्रीज़ में है, तो यहाँ पे भी टोटल सेविंग हो रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर्स में जो इमिशंस है वो भी कहा जा रहा है कि कम हुआ है, और ये भी हम लोग अचीव कर पाए हैं, कम कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग हॉर्टिकल्चर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। राइस इंटेंसिफिकेशन का जो सिस्टम है उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है। नीम कोटेड यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास की जो मात्रा हमारे सॉइल में और एटमॉस्फेयर में जो अनबैलेंस्ड हो रहा था वो यहाँ पे मेंटेन हो पाया है। डायरेक्ट सीडेड राइस कल्टीवेशन कर रहे हैं। ये डायरेक्ट सीडेड राइस कल्टीवेशन क्या है? आप लोग देखो राइस की कल्टीवेशन कैसी होती है। पहले जो बीज होते हैं ना उसको नर्सरी में उगाया जाता है। जब बीज से छोटे छोटे पौधे यहाँ पे बन जाते हैं ना, तब पूरे फील्ड में पानी भर दिया जाता है, या फिर बारिश होती है तो पूरे फील्ड में पानी भर जाता है। उसके बाद ये एक एक करके जो है पौधा को अलग अलग करके इस तरीके से लगाया जाता है। तो आप लोग भी देखे होंगे कि पानी भरा हुआ में जो है ये पूरी तरीके से जो है फार्मर्स अपने खेत में इस तरीके से लगाते जाते हैं एक एक करके। तो ये क्या है ना कि इसमें आप देखो कि एक तो लेबर भी बहुत ज़्यादा लगता है, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, पानी का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब बहुत तरीके से आप देखो कि खर्चे होते हैं, टाइम, पैसे, हर चीज़ का खर्चा हो रहा है। लेकिन डायरेक्ट सीडेड से क्या होता है ना कि ये जो प्रोसेस था कि नर्सरी में पहले सीड को उगाया जा रहा है, उसके बाद नर्सरी से इसको हटाकर मेन फील्ड में लाया जा रहा है, ये प्रोसेस यहाँ पे कट हो जाएगा। और डायरेक्ट आप जो है किसान क्या करेंगे कि यहाँ पे जो आप उनका जो किसान खेत है वो खेत में ही वो जो है डायरेक्ट यहाँ पे बीज लगाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस यहाँ पे कट हो गया, नर्सरी से लेकर आपका जो मेन फील्ड तक जाने का प्रोसेस था। तो इससे आप लोग देखो कि यहाँ पे इमिशन हमारा थोड़ा कम हो पाया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इंडिया की इंडाइसिस, तो एनर्जी एफिशिएंसी कहा जा रहा है कि $, का 31 मिलियन तक 2012 से 17 तक है, जो कि यहाँ पे एनर्जी एफिशिएंसी टेक्नोलॉजीज़ को प्रमोट किया है। अगर इमिशन रिडक्शन टारगेट देखें तो हमारा यहाँ पे है कि 2030 तक 33 से 35% तक हम लोग को कम करना है। फिनेंशियल रिसोर्सेज अगर हम लोग देखें तो अच्छा खासा हम लोग यहाँ पे खर्च भी कर रहे हैं। एडिशनल कार्बन सिंक क्रिएशन भी हम लोग कर रहे हैं। इट मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर को अगर इंक्रीज़ करेंगे तो ऑब्वियस है कि एटमॉस्फेयर में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़्यादा से ज़्यादा सिंक हो पाएगी। इट मीन्स कि जितना ग्रीनरीज होता है ना वो उतना ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है हमारे इन्वायरमेंट से। तो ये 2030 तक करने की जा रही है। क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन है, नेशनल एडेप्टेशन फंड यहाँ पे क्रिएट किया गया है, जिसमें कि टोटल यहाँ पे मनी कितनी रखी गई है तो 3500 मिलियन है। और ये इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, इस फंड से सिर्फ आपका जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वो वल्नरेबल सेक्टर्स में जो जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं ना उसमें ये पैसे खर्च होंगे। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी अगर एडिशन की बात करें तो यहाँ पे जो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी है उसकी शेयर को बढ़ाने की बात की जा रही है कि 40% जो एनर्जी है वो यहीं से निकल कर आएगा। अदर में अगर देखें तो लो कार्बन इंटेंसिव जो लाइफ स्टाइल है ना, यानी कि हम लोग ऐसा काम करें जिससे कि हमारे काम के कारण जो है ना कार्बन इमिशन कम हो सके। तो बहुत जगह हम लोग कार्बन इमिशन को कट कर सकते हैं, तो वो काम हम लोग करेंगे। ठीक है, रिलेटेड न्यूज़ कहा जा रहा है यहाँ पे कि रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट एंड अप हिल टास्क पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा कहा गया है कि इंडिया जो है ना वो 83 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के डेफिसिट से चल रहा है। इट मीन्स कि जो हमारा टारगेट था कि दिसंबर 22 तक हम लोग को यहाँ पे 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को टारगेट को मीट करना है, बट इससे हम लोग जो है 83 गीगावाट टारगेट्स में हम लोग पीछे चल रहे हैं। इंडिया का करंट अगर इंस्टॉल्ड अगर रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी देखें तो 93 गीगावाट है, जो कि मार्च 2021 तक है। तो अब आप समझ सकते हो कि 93 है और हमें 175 तक पहुंचना है, तो अभी भी हम लोग पीछे हैं। तो लॉन्ग रन टारगेट है जो कि आप लोग देखो कि 450 गीगावाट का रखा गया है कि 2030 तक हम लोग इसको अचीव करेंगे। तो पहले हम लोग 2022 तक तो वाला अचीव कर ले 175 गीगावाट, तभी हम लोग इसको भी अचीव कर पाएंगे। तो देखिए क्या क्या यहाँ पे टारगेट है। नेशनल सोलर मिशन के तहत जो है 100 गीगावाट रखा गया था।
तो करंट स्टेटस है कि 100 में से जो है आज की डेट में 100 इंस्टॉल हो गए हैं। तो ये आप अपडेटेड रहिए, मैं एकदम अगस्त का भी बता रही हूँ। रूफ टॉप जो सोलर एनर्जी टारगेट था ये 40 गीगावाट का था, इसका भी 4.4 गीगावाट बताया जा रहा है। विंड एनर्जी का जो टारगेट है वो यहाँ पे 60 गीगावाट है, तो इसका 37 गीगावाट जो है ये आपका आ चुका है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की बात की जा रही है, तो यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो रिमोट लोकेशन से होगा। तो यहाँ पे आप देखो कि 9700 सर्किट किलोमीटर की बात की गई थी, बट अभी यहाँ पे 7365 सर्किट किलोमीटर ये आपका बना है। तो बहुत पीछे हम लोग चल रहे हैं, इस तरीके का यहाँ पे बात किया गया है। ओके, तो अभी के लिए आज के लिए बस इतने ही रखते गाइस। और एक छोटी सी न्यूज़ कि अगर आप लोग को विज़न आइज़ की टेस्ट सीरीज़ अगर ज्वाइन करनी है, जिसमें कि आपको जीएस की भी टेस्ट मिल जाएगी, सीसैट की भी टेस्ट मिल जाएगी। अभी एक सीसैट की टेस्ट हुई है, क्योंकि विज़न आइज़ के द्वारा एक ही सीसैट की जो है यहाँ पे आपकी टेस्ट रिलीज़ की गई है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ जब आपका रिलीज़ किया जाएगा तब आपको उसकी जो है टेस्ट मिल जाएगी। तो इसके लिए आप लोग अभी परेशान मत होइए। अब क्या कर सकते हैं, जब तक विज़न आइज़ की तरफ से नहीं आएगा तब तक मैं भी नहीं प्रोवाइड कर पा रही हूँ। और जब तक वो पूरी तरीके से आप देखो कि वो भी लॉन्च कर देते हैं, तो जब ओपनली प्लेटफॉर्म पे वो लॉन्च करते हैं तभी मैं यहाँ पे आप लोग को प्रोवाइड कर पाऊँगी। तो ये भी एक मेरी बाउंडेशन है, तो थोड़ा आपको भी वेट करना होगा। तब तक आप लोग प्रीवियस ईयर या फिर इनसाइट आईएएस की भी जो सीसैट की टेस्ट है वो चल रही है, वो आपको मिल जाएगा ऑनलाइन। मतलब कि अगर आप लोग गूगल पे सर्च करोगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वो आप लोग यहाँ पे लगा सकते हो टेस्ट, और साथ ही साथ विज़न आईएएस की है। तो अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हो, क्योंकि अभी भी आप लोग के पास टाइम है प्रीलिम्स के लिए, टेस्ट सीरीज़ को जितना से ज़्यादा आप लोग सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपको जो है प्रीलिम्स में कंफर्टेबल फील होगा। तो आई सजेस्ट कि आप लोग जल्दी से ज्वाइन कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ओके, सो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल आईडी मिली है, उसमें आप लोग जो है जाकर मेल करो, प्रोसेस आपको पता चलेगा। अगर ज्वाइन करना है तो डायरेक्ट आप लोग पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, और फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, क्योंकि डेली आपको इसी समय वीडियोस देखने को मिलेगा। तो उसके लिए आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे कोई भी वीडियोस मिस ना हो सके। तो मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।